अब हम लोग लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ेंगे जो कि है डिटर्जेंट्स इन सरफेस टेंशन। लेट्स बिगिन। हम लोग क्या करते हैं जनरली, अगर डर्ट में होता क्या है, ग्रीस और ऑयल होता है बेसिकली, ठीक है। और ये क्या करता है, कपड़ों में जाके चिपक जाता है, ठीक है। तो उसको धोने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ पानी से धुला जाता है क्या? नहीं धुलाता है। उसके लिए हम लोग डिटर्जेंट्स या फिर सोप यूज़ करते हैं। अब ये सोप या डिटर्जेंट कैसे काम करता था, ये हम लोगों ने 10th क्लास में तो पढ़ा ही था। इसका कैसा होता है, एक एंड और दूसरा एंड, एक वाटर लविंग होता है, एक वाटर और एक डर्ट लविंग होता है। तो दोनों ऐसे करके क्लिंच कर जाते हैं, ठीक है, और ग्लोब्यूल्स फॉर्म करते हैं, अगर याद होगा तो, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा सरफेस टेंशन से रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टी समझ लेंगे, ठीक है। वॉशिंग विद द वाटर डज नॉट रिमूव ग्रीस एंड स्टेन्स, दिस इज़ बिकॉज वाटर डज नॉट वेट ग्रीजी डर्ट। अब थोड़ा सा सरफेस टेंशन का कंसेप्ट आ गया है इसमें, कि जो डर्ट होता है, अगर डर्ट में पानी डालेंगे और उसको धो देंगे तो कपड़े से डर्ट नहीं हटेगा, पानी उसको अकेले नहीं हटा सकता, बिकॉज वाटर जब डर्ट के साथ जब जाता है तो उसको वो वेट नहीं कर पाता है। इट इज़ नॉट एबल टू वेट इट बिकॉज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट उसका ग्रेटर देन 90 डिग्री फॉर्म कर जाता है डर्ट के साथ, जो कि ग्रीस और ऑयल होता है, ठीक है, ठीक है। तो जब वाटर उसको वेट नहीं कर पाएगा तो वो अपने साथ में ग्रीस और ऑयल को कैरी अवे नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, डिटर्जेंट्स, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर हेयर पिन शेप्ड विथ वन एंड अट्रैक्टेड टू वाटर एंड अदर एंड टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रीस ऑयल और वैक्स, ठीक है। मतलब कि डिटर्जेंट एक पिन शेप का होता है जिसका एक एंड जो है, ठीक है, अगर आप देखेंगे डिटर्जेंट्स इज लाइक ग्रीस शेप, जिसका एक एंड ऐसा होता है, दूसरा एंड ऐसा होता है, ठीक है, पिन शेप, और ये ऐसा वाला इस टाइप का कुछ होता है। तो जो इसका जो हेड वाला शेप होता है, ठीक है, दैट वन एंड विल बी अट्रैक्टेड टू वाटर, एक एंड जो इसका रहेगा वो वाटर के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाटर लविंग होगा, और ये वाला डर्ट के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डिटर्जेंट का होता है बेसिकली, ठीक है। द रिजल्टेंट डिटर्जेंट या फिर सोप्स वगैरह, द रिजल्टेंट इज शोन, बेसिकली डिटर्जेंट्स के लिए ज़्यादातर यूज़फुल रहता है, ठीक है। तो द रिजल्ट इज शोन एज अ सीक्वेंस ऑफ फिगर्स। अब देखते हैं इस सीक्वेंस ऑफ फिगर्स में हो क्या रहा है, ज़रा एक बार देखा जाए। देखिए, सबसे पहले सोप मॉलिक्यूल्स जो हैं, सोप मॉलिक्यूल्स विथ वन हैंड अट्रैक्टेड टू वाटर। अभी क्या किया मैंने, मेरे पास एक कपड़ा है जिसमें कि डर्ट है, ठीक है, ये सब डर्ट है, प्लेटर ऑफ पार्टिकल्स विद ग्रीजी डर्ट, इसमें ग्रीज वाला और वैक्स वाला डर्ट है, ठीक है, ये पार्टिकल्स है डर्ट के। इसको अभी हमने कुछ नहीं किया है। अभी पहले हमने पानी में ना डिटर्जेंट डाल दिया, पानी में डिटर्जेंट डाला तो वाटर लविंग वाले साइड्स पे डिटर्जेंट ने वाटर को अट्रैक्ट कर लिया है इन सारे रीजन्स में। उसके बाद अब पानी को और डिटर्जेंट को, वाटर प्लस डिटर्जेंट को हम इस डर्ट में डालेंगे। तो अब क्या किया, जब डिटर्जेंट वाले पानी को हमने डर्ट में डाला, वाटर इज़ एडेड, डर्ट इज़ नॉट डिसलॉज्ड। पहले सिर्फ पानी डालेंगे तो डर्ट का तो कुछ नहीं होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री बनाएगा, वाटर इसको वेट कर नहीं पाएगा, ये चिपका हुआ रहेगा, और वाटर अगर हम हटा देंगे तो डर्ट एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करेंगे, हम पानी में डिटर्जेंट ऐड करेंगे डर्ट के साथ वाले में। तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये जो इसका जो गोल वाला जो एंड है, ये पानी को अट्रैक्ट करेगा, जो वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, और जो छोटा वाला जो पिन वाला जो साइड है, इसका जो इसको टेल वाला जो साइड है, ये डिटर्जेंट्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कुछ इस टाइप के ग्लोब्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जब ग्लोब्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या करेगा, डिटर्जेंट इज एडेड, इनर्ट वैक्सी एंड्स ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू बाउंड्री वेयर वाटर मीट्स डर्ट, ठीक है। वाटर और डर्ट अब दोनों मिल रहे हैं, इनर्ट एंड्स सराउंड डर्ट, ठीक है। डर्ट को कौन सा है, इसका जो टेल वाले एंड्स सराउंड करेगा, एंड द प्लेटर डर्ट कैन नाउ बी डिसलॉज्ड बाय मूविंग वाटर। अब जब ये चिपक गया है इस डिटर्जेंट से, और ये डिटर्जेंट ने इसको चिपका दिया डर्ट को, और डिटर्जेंट ने पानी को भी चिपका दिया अपने इस वाले एंड से, हेड वाले एंड से। तो जब पानी को बहाएंगे तो पानी के साथ साथ ये डिटर्जेंट भी बहेगा, और डिटर्जेंट में चिपका हुआ, यहाँ उसके टेल पर चिपका हुआ डर्ट भी निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ क्लेंसिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट वर्क्स, ठीक है। अब उसी तरीके से डर्ट इज हेड सस्पेंडेड सराउंडेड बाय स्लोप मॉलिक्यूल्स। अब इस तरीके से डर्ट को ये पानी के साथ हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इन अदर लैंग्वेज वी वुड से दैट एडिशन ऑफ डिटर्जेंट्स हुज मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वाटर एट वन एंड
एंड ऑयल और वैक्स और ग्रीस ऑन द अदर reduces drastically the surface tension of the water और ऑयल. इनिशियली सरफेस टेंशन ज़्यादा था वाटर ऑयल का, एंगल ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा था, तो वो उसको रिमूव नहीं कर पा रहा था. डिटर्जेंट ने आकर के क्या कर दिया, एंगल ऑफ कांटेक्ट को बहुत कम कर दिया. इस डिटर्जेंट ने आकर के एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन वाटर एंड डर्ट को कम कर दिया, ठीक है, जिसके वजह से वाटर वॉज एबल टू वेट दिस डिटर्जेंट प्लस दिस डर्ट, एंड उसके साथ साथ ये सबको वाटर इसको साथ में वॉश अवे करके ले गया. ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट. इट में इवन बिकम एनर्जेटिकली फेवरेबल टू फॉर्म सच इंटरफेस दैट इज ग्लोब्स ऑफ डर्ट सराउंडेड बाय डिटर्जेंट्स एंड देन बाय वाटर. यही है. अब ये सरफेस टेंशन, जब सरफेस एनर्जी कम हो गई, ठीक है, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट कम हो गया, जब वो उसको वेट कर पाया, तब आराम से ग्लोब्यूल्स वगैरह, डिटर्जेंट के ग्लोब्यूल्स बन गए, जिसका एक एंड पानी में है और दूसरा एंड चिपका हुआ है डर्ट से. जब पानी को साफ करेंगे तो पानी के साथ साथ डिटर्जेंट और डर्ट दोनों बाहर निकल आएगा, है ना. दिस काइंड ऑफ प्रोसेस यूजिंग सरफेस एक्टिव डिटर्जेंट्स, इसको हम लोग सर्फेक्टेंट्स भी बुला सकते हैं, इज़ नॉट ओनली हेल्पफुल इन रिमूविंग दिस क्लेंसिंग ऑफ द डर्ट फ्रॉम कपड़ा वगैरह यूजिंग डिटर्जेंट्स. ठीक है, दिस क्लिनसिंग एक्शन इज ऑफ दिस डिटर्जेंट्स और सर्फेक्टेंट्स इज ऑल्सो यूज्ड इन रिकवरिंग ऑयल और द मिनरल्स फ्रॉम देयर ओर्स. ठीक है, वो कैसे करते हैं कि जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अब डर्ट की जगह अब आप ऑयल पार्टिकल्स या फिर एग्जैक्ट मिनरल को समझ लीजिए. ठीक है, अब वो ओर में है जो कि डस्ट पार्टिकल्स है. देखिए ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स को तो रिमूव करना पड़ेगा मिनरल से. ये मान लीजिए कि ये ओर है मिनरल का, प्योर मिनरल के साथ ये डस्ट पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, तो उसको भी हटाने के लिए इसी टाइप के सर्फेक्टेंट्स का यूज़ करता है, जो कि एक एंड जिसका इन डस्ट पार्टिकल्स में चिपक जाएगा, दूसरा एंड पानी में चिपक जाएगा. तो जब आप पानी के साथ इसको धोएंगे तो ये सारे डस्ट पार्टिकल्स निकल के बाहर आ जाएंगे, अब बच जाएगा आपका प्योर मिनरल. ठीक है, दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो यूज देयर, राइट. अब लास्ट में एक आपका एग्जाम्पल है 10.11, जो कि कह रहा है द लोअर एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब ऑफ, अब ये कैपिलरी एक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है. लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 mm. ठीक है, जो कैपिलरी ट्यूब है इसका जो डायमीटर है बेसिकली 2 mm के आसपास का है. ठीक है, द लोअर एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब हैज़ अ डायमीटर ऑफ 2 mm, तो इसका रेडियस 1 mm का हो जाएगा. ठीक है, एंड इज डिप्ड 8 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन अ बीकर. मतलब कि जो सरफेस ऑफ वाटर है बीकर से, उससे 8 सेंटीमीटर बिलो तक ये डिप है, ये कैपिलरी ट्यूब को डिप कर दिया गया है. ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्रेशर रिक्वायर्ड इन द ट्यूब इन ऑर्डर टू ब्लो अ हेमिस्फेरिकल बबल इन इट्स एंड इन वाटर. ठीक है, मतलब कि इन इट्स एंड इन वाटर, पानी में जो इसका एंड है, ठीक है, ये वाला. अब ये सरफेस पर जो है, सरफेस से 8 सेंटीमीटर नीचे है, और यहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल बबल को अगर मुझे ब्लो करना है तो कितना प्रेशर इनसाइड में चाहिए. ठीक है, तो दो चीज़ है भाई साहब. पहली बात तो ये सरफेस का प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है, उससे कितना नीचे है ये 8 सेंटीमीटर. तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच कर लेंगे हम लोग, जहाँ पर एच की हाइट 8 सेंटीमीटर है, वेयर रो इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट. ये करने के बाद तो हमको यहाँ का प्रेशर मिल जाएगा, इस पॉइंट का या इस पॉइंट का, इस एरिया का जहाँ पर हेमिस्फेरिकल बबल ब्लो हुआ है. तो ये कौन सा प्रेशर है, ये आउटसाइड प्रेशर आ जाएगा. P ATM प्लस रो जी एच, मान लीजिए इसको PC बोल दिया, ये मान लो P ऑफ पॉइंट C हो गया. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा. अब इस पर इसी वाले प्रेशर पे हम वर्क करते हैं. ठीक है, अब देखिए कुछ ये हेमिस्फेरिकल बबल टाइप का है. ठीक है, इसका इनसाइड का प्रेशर मान लीजिए P इन है और आउटसाइड का प्रेशर PC है. PC ही था ना, जो अभी PC हम लोगों ने बनाया था PC. ठीक है, तो PC कितना आ रहा है, ये आ रहा था आपका रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये तो आउटसाइड प्रेशर है. तो इनसाइड प्रेशर कितना होता है, P इन माइनस P आउट कितना होता है, हम लोगों ने पढ़ा था 4S/R. बबल के केस में तो 4S/R ही होता है. बट अब ये बबल कहाँ पर है एग्जैक्टली, ये जानना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा सा जानते हैं. बबल में होता क्या था, वो जिस टाइप का होता था, ये एयर होता था, यहाँ पे एयर होता था और यहाँ पे लिक्विड होता था कि नहीं, यहाँ पे लिक्विड होता था. तो दो इंटरफेस बन रहे थे एयर और लिक्विड के, एक तो ये वाला इंटरफेस बन रहा था, दूसरा ये वाला इंटरफेस बन रहा था. यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पर एयर.
यहाँ पर एयर, यहाँ पर लिक्विड, तो दो दो इंटरफेस बने थे, इसीलिए ये एक्स्ट्रा जो प्रेशर आ रहा था 4s/r आ रहा था, क्योंकि दो दो इंटरफेस बने थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप ढंग से देखेंगे इसको मैग्नीफाई करते हुए, यहाँ पर क्या है इसके अंदर में, इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके अगर यहाँ पे बना दूँ, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या बन रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बनाएं, एक तो हेमिस्फेरिकल बबल है ये, ठीक है, तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि हेमिस्फेरिकल बबल है, ठीक है, कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का है, राइट, कुछ हेमिस्फेरिकल बबल है। अब हेमिस्फेयर है, पूरा स्फीयर नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, इसके सबसे एंड में क्या है, एयर है, यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, ये लिक्विड है। अच्छा, इसके बाहर क्या है, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ तो सब जगह तो लिक्विड ही है ना, ये जो हेमिस्फेरिकल बबल जो ब्लो आउट हुआ है ये तो लिक्विड के अंदर ही ब्लो आउट हुआ है ना, तो इसके बाहर भी तो लिक्विड ही है, इसके बाहर एनवायरनमेंट में भी तो लिक्विड है। यहाँ पे देखेंगे ये एयर है अंदर वाला, फिर लिक्विड है, और बाहर भी तो लिक्विड है, तो एयर लिक्विड इंटरफेस कितना हुआ है इसमें, एक ही तो इंटरफेस हो गया ना, ओनली वन लिक्विड एयर इंटरफेस इन दिस केस, क्योंकि ये जो बबल है ये एयर में थोड़ी प्रेजेंट है, ये बबल तो लिक्विड के इनसाइड ही है ना, इसीलिए तो लिक्विड लिक्विड इंटरफेस थोड़ी हुआ, लिक्विड एयर इंटरफेस अलग अलग इंटरफेस सिर्फ एक ही तो बच गया ना इसमें, क्योंकि ये जो बबल है ये तो है तो लिक्विड ही के अंदर, ठीक है। तो इस केस में क्या करते थे, ये जो बबल था वो एयर पर, एयर के बाहर था, तो एयर फिर लिक्विड फिर एयर, लेकिन यहाँ पर एयर लिक्विड और लिक्विड है, एयर लिक्विड और लिक्विड, तो एक ही इंटरफेस हो गया, ओनली वन इंटरफेस, राइट, ओनली वन इंटरफेस। तो अगर एक ही इंटरफेस है तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना हो जाएगा, 2s/r आ जाएगा, नॉट 4s/r, नॉट 4s/r, ठीक है। तो अगर यहाँ अगर आपने इसको पी इन बोल दिया, और बाहर का प्रेशर कितना था आपका, पीसी था, पीसी था कि नहीं, जो ये पॉइंट हमने पीसी ले रखा था इसका प्रेशर, पीसी, और ये पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि है PATM प्लस ρGH के बराबर था, ये बाहर का प्रेशर था। अब मेरे को अंदर का प्रेशर निकालना है, तो अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, पी इन विल बी इक्वल टू बाहर का प्रेशर PC प्लस 2s/r, नॉट 4s/r, अगेन जो कंसेप्ट था। तो PC क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये देखिए PC पॉइंट क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρGH, तो ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρGH प्लस 2s/r, ठीक है। तो ये आ गया अंदर का प्रेशर जो कि हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब इसको निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पहली बात तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है, अंदर का प्रेशर ये कितना आता था बेसिकली, हमको इसका वैल्यू पता रहता है, ये कितना आता था बेसिकली, दिस कम्स अराउंड 1.01325 पास्कल्स इंटू 10⁵ पास्कल, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस ρGH कर रहे हैं हम लोग, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। H ये कितना सेंटीमीटर था, H 8 सेंटीमीटर पर, मतलब 0.08 मीटर, और G से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ρGH जब किया तो ये प्रेशर आ गया PC, दिस इज़ PC, मतलब जो आउटसाइड का प्रेशर है। अब इनसाइड के प्रेशर के लिए क्या करेंगे, आउटसाइड का प्रेशर प्लस 2s/r, तो आउटसाइड का प्रेशर दिस प्लस 2 इंटू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, जो कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया गया था, डिवाइडेड बाय r। अब यह सवाल है कि r तो क्या होता है, इसके मेनिस्कस का, जो भी मेनिस्कस बनता है उसका बेसिकली रेडियस होता है r, लेकिन हमें तो सवाल में सिर्फ ए दिया गया है, मतलब कि रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब दिया गया है, या फिर डायमीटर दिया गया था, इनफैक्ट हमने रेडियस निकाल लिया है। तो इस केस में हम एक अजम्पशन लेंगे दैट मेनिस्कस इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस इन दिस केस इज नियरली इक्वल टू द कैपिलरी ट्यूब रेडियस, ठीक है। वाई, बिकॉज यहाँ पर हेमिस्फेरिकल बबल फॉर्म हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो हेमिस्फेरिकल बबल जो फॉर्मेशन आ रहा है हेमिस्फेरिकल टाइप का रहा है, इसका मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ इसमें कि जो बबल आ रहा है, ठीक है, जो भी फॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का, इसका अगर मेनिस्कस जो अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगर मेनिस्कस हम लोग अगर बनाएंगे इसका कुछ इस टाइप का, तो ये नियरली इक्वल टू इतना ही रेडियस के आसपास आ रहा है, जितना इसका रेडियस है, जितना इसके कैपिलरी ट्यूब का जितना रेडियस है, उतना ही अप्रॉक्सीमेटली इसके मेनिस्कस के हिसाब से, उतना ही अप्रॉक्सीमेटली इस मेनिस्कस का भी रेडियस आ रहा है, ठीक है। मतलब A इज़ नियरली इक्वल टू R, या फिर जो cos थीटा आ रहा है बेसिकली,
बेसिकली फॉर्मूला क्या था, ए और आर के बीच में रिलेशन क्या होता था, ए बाय आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। थीटा जो बन रहा है ये बेसिकली ये नियरली इक्वल टू आपका बन रहा है, थीटा नियरली इक्वल टू 0 आ रहा है इस केस में, ठीक है। एकदम फ्लैट टाइप बन रहा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है आपका इसके और इसके बीच में ऑलमोस्ट 0 बन रहा है, ठीक है, बहुत ही छोटा, इसीलिए ए अपॉन आर कॉस थीटा मतलब कॉस 0 डिग्री मतलब 1 के बराबर आ रहा है। तो ए इज़ नियरली इक्वल टू आर। ये हम कहाँ से डिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो बबल बन रहा है वो हेमिस्फेरिकल बन रहा है, इसीलिए इसका मेनिस्कस नियरली इक्वल टू इतने ही साइज़ का आएगा जितना रेडियस है इस कैपिलरी ट्यूब का, ठीक है। तो इस अजम्पशन से हमने आर की जगह क्या ले लिया, ए ले लिया, 2s अपॉन ए, और जब हमने सॉल्व किया 2s अपॉन ए जो कि इसका रेडियस है कैपिलरी ट्यूब का, तो हमको फाइनल आंसर इतना आ गया 1.02 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको सॉल्व करने के बाद इतना आया, वेयर द रेडियस ऑफ द बबल इज टेकन टू बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब सिंस द बबल इज हेमिस्फेरिकल, लिखा है ना, रेडियस ऑफ द बबल इज टेकन इक्वल टू द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब सिंस द बबल इज हेमिस्फेरिकल। 2s अपॉन आर जो हम लोग लेते थे उसमें रेडियस कितना आता था, ये जो हम लोग देख रहे हैं उसमें 2s अपॉन आर के केस में, 2s अपॉन आर के केस में रेडियस कितना, ये हेमिस्फेरिकल बबल बन रहा है, तो इसका जो बबल का जो फॉर्मेशन बेसिकली हो रहा है ये इस टाइप का बन रहा है। ये बबल अगर मैं बनाऊं तो इट इज़ फॉर्मिंग लाइक दिस, ऐसे, है ना। तो नेचुरली इसमें यही समझ में आ रहा है कि जो इसका रेडियस है इस बबल का, आर रेडियस है इस बबल का, अगर हम लोग समझेंगे इस बबल का मान लीजिए रेडियस आर है, और इस मैनिस्क्यूल का भी, इसका जो कैपिलरी ट्यूब है इसका भी रेडियस आ रही है, दोनों तो सेम ही आ रहा है ना, ये हेमिस्फेरिकल बबल फॉर्मेशन हो रहा था, इसीलिए जो आर आएगा दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, द रेडियस ऑफ द बबल। 2s अपॉन आर में क्या होता है, आर इज़ द रेडियस ऑफ द बबल, आर इज़ द रेडियस ऑफ द बबल विच इज़ नियरली इक्वल टू द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब सिंस द बबल फॉर्मेशन इज हेमिस्फेरिकल, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेस प्रेशर इन लोगों को आ रहा है 146 पास्कल के आसपास। एक्सेस प्रेशर जो आ रहा है 1.02 इंटू 10⁵ से माइनस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो जो एक्सेस प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 146 पास्कल के आसपास, ठीक है। तो ये सोल्यूशन है इसका, ये कंसेप्ट था इस चीज़ का, ठीक है। बहुत इजी था, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। पहली बात तो ये जो बबल फॉर्मेशन हो रहा है ये 8 सेंटीमीटर नीचे हो रहा है, ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो नीचे में कितना आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। लेकिन ये बबल का तो आउटसाइड का प्रेशर है, ये आउटसाइड का प्रेशर है, और बबल कुछ इस टाइप का बन रहा है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर लिक्विड है, और बाहर में भी लिक्विड है, सिर्फ एक लिक्विड एयर इंटरफेस हुआ तो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है डेल्टा पी वो 2s/r आ जाएगा, ठीक है। तो इनसाइड का प्रेशर कितना हो जाएगा, आउटसाइड का प्रेशर प्लस 2s/r कर लीजिए। तो आउटसाइड का प्रेशर तो था रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर नीचे में था, प्लस 2s/r, और आर क्या है, आर हमने क्या लिया, रेडियस ऑफ दिस एयर बबल, रेडियस ऑफ दिस बबल, और ये दिस रेडियस विल बी नियरली इक्वल टू द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, क्योंकि ये बबल जो बन रहा है वो हेमिस्फेरिकल बन रहा है, ठीक है। दैट्स इट, यही छोटा सा एग्जांपल था ये, ठीक है। दिस फिनिशेस आवर चैप्टर एंड अब नेक्स्ट टॉपिक विल बी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। दिस फिनिशेस आवर चैप्टर and all the topics have been repeatedly covered in it with great detail, so you need to go through each and every video जितना जितना डाला गया है इस YouTube पर, ठीक है, and hopefully all the concepts will be crystal clear to you regarding the fluid statics as well as fluid dynamics, each and every topic, ठीक है। That's it.